गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं फिर आप लोगों के सामने नया टॉपिक फिर लेके आया हूँ जिसका नाम है ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। अब हम लोग कुछ ट्रेंड्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में। अभी के पीछे वाले लेक्चर में हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देखा था। ये सब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के ही पार्ट थे कि कैसे हमने ग्रुप निकाला, कैसे हमने ब्लॉक निकाला, है ना, कैसे हमने पीरियड निकाला। ये सभी चीज़ें हमने बताया था कि ग्रुप 1 को क्या बोलेंगे, ग्रुप 2 को क्या बोलेंगे, ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने अभी सीखा था। ठीक है, अब हम लोग ट्रेंड्स देंगे, कौन कौन से ट्रेंड कैसे कैसे बढ़ते हैं। यही हेडिंग दीजिएगा पीरियोडिक ट्रेंड्स। ओके 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 ओके, हाँ, हेडिंग क्या देंगे, पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स, तो पीरियोडिक ट्रेंड में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। 3-4 टर्म हम लोगों को पढ़ना होता है। एटॉमिक साइज, है ना, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 5 टर्म हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते जाते हैं। पहले टर्म का नाम देंगे एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज यानी परमाणु का आकार। हिंदी में क्या बोलेंगे, परमाणु का आकार या परमाणु त्रिज्या। परमाणु का आकार या परमाणु त्रिज्या यानी आकार परमाणु का जो है। ट्रेंड यानी हो गया, ट्रेंड का मतलब क्या हो गया कि ग्रुप में कहाँ जा रहा है और पीरियड में कैसे बढ़ रहा है। ट्रेंड का मतलब क्या हो गया, ग्रुप और पीरियड में कैसे उसका वैल्यू बढ़ते जा रहा हो, बढ़ेगा, घटेगा कि कांस्टेंट रहेगा। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। समझते हैं एक एक करके। तो ग्रुप पहले हम देखते हैं, है ना। ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, जेड क्या होता है, इंक्रीज होता है। जेड यानी एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर जेड इंक्रीज करेगा तो साइज भी क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। आ रहा है बात समझ में। मैंने क्या बोला कि ऊपर से नीचे आते हैं तो जेड क्या होता है, इंक्रीज करता है। देखो जेड इंक्रीज करता है या नहीं करता है। देखो मान लो तुमने ग्रुप लिया हाइड्रोजन, तुमने ग्रुप लिया लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटासियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम और फिर फ्रांसियम। अभी आप लोगों को बताए थे ग्रुप 1 के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल क्षारीय धातु कहते हैं। हेलिना की रुबीना क्लास फ्रेंड। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, फिर 3, फिर 11, फिर 19, फिर 37, 55 और 87। आप देख रहे होंगे ऊपर से नीचे आ रहे हैं। जेड बढ़ रहा है, जेड बढ़ रहा है तो साइज भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी ग्रुप में साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। ये बात आपको हो गया। एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ लिया कि ग्रुप में जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसका एटम का साइज भी बढ़ते जाएगा। आ रहा बात समझ यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते पीरियड में। एटॉमिक साइज को हम लोग एक पार्ट समझ गया, दूसरा पार्ट हम समझेंगे पीरियड में। पीरियड में तो पीरियड देखते हैं कैसे क्या होता है पीरियड में, तो उसको देखिए समझते हैं। ठीक है, मान लो आपने कोई पीरियड ले रखा, लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो भाई लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, बेरिलियम का 4, 5, 6, 7 और 8 और 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है आप लोगों को। क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 और 2-7। क्या पीरियड नंबर में कोई चेंजिंग आ रहा है, फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड, 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 फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड। देखो यहाँ पर ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, फर्स्ट सेकंड यानी सबका पीरियड नंबर क्या है,
दो दो दो, यानी सबकी पीरियड नंबर क्या है, सेम है, यानी पीरियड की संख्या सेम आ रही है। लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, यानी जेड क्या है, जेड डिफरेंट है, जेड क्या है, डिफरेंट है। तो देखिए जेड डिफरेंट हो रहा है, और जेड में क्या होता है, प्रोटॉन भी होता है। एक मिनट, ऐसा कहीं ऐसा ना हो तुम लोग समझ लो कि इसको पीरियड समझना है, ये क्या है, पीरियड, ठीक है। और ये प्रोटॉन लिख रहा हूँ, कितने प्रोटॉन है, +3 प्रोटॉन पे चार्ज, +4 +5 +6 +7 +8 और +9। तो इधर से इधर जा रहे हैं, तो इधर से इधर जा रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा हो। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करेगा, यानी न्यूक्लियस पे प्रोटॉन का दबाव बढ़ते जा रहा है, न्यूक्लियस पे जब प्रोटॉन का दबाव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचना, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। पहले 3 प्रोटॉन तो कुछ खींचा, फिर ज़्यादा प्रोटॉन बढ़ते, यानी न्यूक्लियस को ज़्यादा खींचेगा। मान लो ये न्यूक्लियस है, इस प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन को एकदम खींच के यहाँ लेता है, तो साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, जाहिर सी बात साइज़ क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कम रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा उतने स्ट्रॉन्ग से, यानी कि उतने प्रभावशाली रूप से इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा तो साइज़ क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो साइज़ क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो प्रोटॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन को जब प्रोटॉन, तो यहाँ पे साइज़ क्या होगा, छोटा हो जाएगा, यानी इधर से इधर जाएंगे, साइज क्या होगा, छोटा होगा। आ रहा है बात समझ में। तो एटॉमिक रेडियस के लिए कंसेप्ट याद रखना, एटॉमिक रेडियस के लिए कंसेप्ट क्या होगा हमारे पास, या एटॉमिक साइज के लिए क्या कंसेप्ट है हमारे पास, एटॉमिक साइज पीरियड में क्या होगा, डिक्रीज करेगा, जबकि ग्रुप में क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ग्रुप में इंक्रीज किसके कारण करेगा, जेड के बढ़ने के कारण, जबकि इसमें प्रोटॉन के बढ़ने के कारण। पीरियड के बारे में एक कंसेप्ट यहाँ पर लिखा देते हैं, जैसे जैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या जैसे जैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है, प्रोटॉन बहत्तम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को, बहत्तम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर तेजी से खींचता है, अपनी ओर तेजी से खींचता है, जिसके कारण आवर्त सारणी माने पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटम का साइज लेफ्ट टू राइट जाने पर एटम का साइज क्या होता है, स्मॉलर होते जाता है,
आया बात समझ में? मैंने क्या लिखा, पीरियड में जैसे जैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है, प्रोटॉन जो होता है वो बातम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर तेज़ी से खींचता है, और जब तेज़ी से खींचेगा, मान लो ये प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन की संख्या है, ये 2 रहा, तो इस इलेक्ट्रॉन को कुछ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 प्रोटॉन है, तो कुछ खींचा, फिर 4 प्रोटॉन है, फिर और खींचा, फिर 6 प्रोटॉन है, फिर थोड़ा, ये तो अपनी जगह पे है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, कुछ खींचा, फिर प्रोटॉन की संख्या 6 हुआ, फिर थोड़ा और खींचा, 7 आया, फिर थोड़ा और खींचा, 9 हुआ, तो इसको थोड़ा और खींच लेते, जब खींचेगा इसको तो साइज क्या होगा इसका, छोटा होते जाएगा। आ रहा बात समझ में? ये प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को देखा, ज़्यादा खींचा, यानी बहुत ही साइज क्या हो रहा है, छोटा होगा, यानी प्रोटॉन की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी लेफ्ट टू राइट, साइज क्या होगा, छोटा होते जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल से? तो एटॉमिक साइज समझ गए। आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट टर्म का नाम देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड नंबर। आयोनाइजेशन इसको हिंदी में बोलते हैं इसको आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, देखो आयनन ऊर्जा होता क्या है, पहले इसको समझते हैं हम लोग। आयनन ऊर्जा होता क्या है? मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा और ये तीसरा कक्षा। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा, ये न्यूक्लियस है, इस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, यानी आकर्षण बल लग रहा होगा। अब इस आकर्षण बल यहाँ पे लग रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, आपको हटाना है, इस इलेक्ट्रॉन को हटाना है। यानी इस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा, या एनर्जी खुद रिलीज करेगा? एनर्जी देना पड़ेगा, भाई आप एनर्जी देंगे तब ना ये इलेक्ट्रॉन हटेगा। ये एनर्जी जो देंगे वही एनर्जी क्या कहलाएगा, नाम क्या कहलाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। आया बात समझे? मैंने फिर से समझेंगे अच्छे से। किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है, मैंने क्या कहा, जो एनर्जी देना पड़ता है वह एनर्जी क्या कहलाता है, आपका आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। यानी इस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो हम एनर्जी यहाँ देंगे, यह एनर्जी क्या कहलाएगा, यह एनर्जी क्या कहलाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी आयनन ऊर्जा। पहला बात समझने लायक क्या बात है, इलेक्ट्रॉन को हटाना है, जोड़ना नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन हटाना है, ठीक है। एनर्जी देना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है। एनर्जी देना पड़ता है का मतलब क्या हुआ, एनर्जी देना पड़ता है का मतलब क्या हुआ, एंडोथर्मिक। हमने जस्ट बताया था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो पहला बात है इलेक्ट्रॉन को हटाना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है। किसी विलगित, उदासीन एवं गैसीय परमाणु से, मैंने क्या लाइन बोला, गैसीय परमाणु, विलगित और उदासीन। आपके समझने लायक ये 3 चीज़ आपके पास है। कैसे समझेंगे उसको देखिए भी। अगर हमें इलेक्ट्रॉन को हटाना है तो हम NaCl से इलेक्ट्रॉन को नहीं हटाएंगे। हम कहाँ से इलेक्ट्रॉन को नहीं हटाएंगे, NaCl से इलेक्ट्रॉन को नहीं हटाएंगे। यानी इस NaCl को पहले हमें क्या होना, इसको तोड़ना पड़ेगा, और इससे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में लेना पड़ेगा। इस सोडियम आयन को फिर इलेक्ट्रॉन देकर क्या लाना पड़ेगा, सोडियम में लाना पड़ेगा। यानी ओवरऑल पहले वो परमाणु होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, पहला बात परमाणु होना चाहिए। दूसरा बात ये किस अवस्था में होना चाहिए, गैस में रहना चाहिए, यानी गैसीय होना चाहिए। पहले से इस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, यानी ये उदासीन होना चाहिए। आ रहा बात समझ में?
ये परमाणु होना चाहिए, गैसीय होना चाहिए और उदासीन। परमाणु यानी अकेले होना चाहिए, गैस यानी गैस में, गैस क्योंकि गैस में अंतः आणविक दूरी और अंतः आणविक बल जो होता है वो सबसे कम होता है और दूरी सबसे ज़्यादा होता है। तो अंतः आणविक बल जो होता है वो सबसे कम होता है। जहाँ तक हो सके आप सबसे कम से कम एनर्जी देकर आप इलेक्ट्रॉन को हटाने की कोशिश करेंगे, बात को याद रखेंगे, कम से कम एनर्जी देकर। चौथा बात, कम से कम एनर्जी देना है आपको, कम से कम एनर्जी देना है। पहला बात, NaCl पे Na का जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो क्या होना चाहिए, परमाणु होना चाहिए, वो यौगिक के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, गैसीय होना चाहिए यानी ठोस और द्रव नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है, उदासीन होना चाहिए यानी हम Na+ से इलेक्ट्रॉन को Na2+ नहीं करेंगे यानी गलत है हमारा प्रोसेस। हम Na सॉलिड से इलेक्ट्रॉन को नहीं हटा सकते हैं यानी Na सॉलिड से इलेक्ट्रॉन हटा के Na+ सॉलिड नहीं कर सकते, ये भी हमारा प्रोसेस गलत हो जाएगा। ठीक है, कम से कम एनर्जी यानी ज़्यादा एनर्जी देके NaCl से भी इलेक्ट्रॉन को नहीं हटाएंगे, NaCl से भी इलेक्ट्रॉन को नहीं हटाएंगे, ये भी हमारा प्रोसेस गलत है। यानी Na+ से हम इलेक्ट्रॉन को नहीं हटाएंगे, हम Na सॉलिड से इलेक्ट्रॉन को नहीं हटाएंगे और NaCl से इलेक्ट्रॉन को नहीं हटाएंगे। यहाँ Na2+ लिखा हुआ है यानी इसको इलेक्ट्रॉन यानी ये इलेक्ट्रॉन फील्ड लॉस किया। तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, सबका सब गलत है। प्रोसेस क्या है, सही प्रोसेस आपका ये है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आयनस एनर्जी आप समझ गए। अब आयनस एनर्जी का ट्रेंड क्या है तो उसको देखते हैं हम लोग, क्या ट्रेंड है आयनस एनर्जी का, आयनन ऊर्जा का क्या ट्रेंड है, ट्रेंड समझते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड ग्रुप में और पीरियड में समझते हैं अच्छे से। पहले हम लोग ग्रुप चलते हैं। ग्रुप में मान लो कोई एलिमेंट ले लेते हैं, मान लो लिथियम, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और सीजियम ही तक ही ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे आएंगे, जेड बढ़ रहा है या घट रहा है, जेड बढ़ रहा है, जेड बढ़ेगा तो साइज भी क्या होगा, बोलो जल्दी से, साइज क्या होगा, बढ़ेगा। जेड यानी परमाणु संख्या बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा, परमाणु संख्या बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा साइज बढ़ेगा, क्योंकि परमाणु संख्या बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो उसका सेल बढ़ेगा यानी सेल का साइज बढ़ते जाएगा, सेल का साइज बढ़ेगा। सेल का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, सेल का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी भी क्या होगा, बढ़ती जाएगा, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी भी बढ़ते ही जाएगा। न्यूक्लियस से बाहर कक्षा की इलेक्ट्रॉन की दूरी अगर इतना ज़्यादा डिफरेंस है तो एनर्जी हम कम ही देंगे, इतना रहेगा थोड़ा और ज़्यादा देंगे, और एनर्जी का आएगा बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। यानी जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे, जेड बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, आयनस एनर्जी का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, घटेगा। तो ग्रुप में आयनस एनर्जी क्या होता है, ग्रुप में आयनस एनर्जी क्या होता है, ग्रुप में आयनस एनर्जी डिक्रीज करता है। जबकि हम पीरियड में चलते हैं, एक लाइन यहाँ से फिर पीरियड दे देते हैं। पीरियड में इधर से जा रहे थे, लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, तो हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया पिछले वाले लेक्चर में, किधर सीधा जा रहे थे तो साइज क्या हो रहा था, छोटा हो रहा था, साइज क्या हो रहा था, छोटा हो रहा था। साइज छोटा होगा तो भाई इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, जी एनर्जी ज़्यादा देंगे तो आयनस एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आ रहे थे, साइज बढ़ रहा था, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइज छोटा हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है तो एनर्जी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। यानी आयनस एनर्जी क्या होगा, इधर से इधर आएंगे तो आयनस एनर्जी बढ़ेगा, तो पीरियड में जाएंगे तो आयनस एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। और ऐसे भी समझ लीजिए पीरियड की, अगर पीरियड की बात कर रहे हैं, हम पीरियड की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ और समझ सकते हैं, यहाँ से एक चीज़ और समझ सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में क्या होता है, मेटल, जबकि राइट साइड में क्या होता है, नॉन मेटल। मेटल का स्वभाव ही है इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, जबकि नॉन मेटल का स्वभाव है इलेक्ट्रॉन का गेन करना।
तो ये इसका स्वभाव है इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो लॉस करने के लिए, लॉस करवाने के लिए एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, जबकि इसका स्वभाव है इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस करना। ये लॉस करना है और इसका स्वभाव ही लॉस करना। हम क्या कर रहे हैं, लॉस करो, तो ये तो खुद लॉस करेगा, एनर्जी कम ही देना पड़ेगा। नॉन मैटर का नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करना। हम क्या कह रहे थे उससे आयनियन एनर्जी के बारे में कि तुम इलेक्ट्रॉन लॉस करो, तो वो लॉस करने के लिए कहा जाएगा तो एनर्जी उसे ज़्यादा देना पड़ेगा। तो आयनियन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, बढ़ेगा। जबकि टॉप टू बॉटम क्या होगा, साइज के बढ़ने के कारण, एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण आयनियन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, कम होता जाएगा। आयनियन एनर्जी कम से कम होगा। यानी सीजियम की आयनन ऊर्जा, अगर हम बात करें, कोई पूछे तो सीजियम की आयनन ऊर्जा सबसे कम होगी। जबकि लिथियम के बारे में बात किया जाए, इसके आयनन ऊर्जा क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि लिथियम सबसे ऊपर में है, साइज बहुत ही छोटा है। एनर्जी क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। जबकि सीजियम के केस में क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, यानी जेड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जेड बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। चेक कर लो, किसी बच्चे को अगर पता ना हो कि जेड कितना हो तो खुद से ऑब्जर्वेशन लिख लो। यहाँ पर, यहाँ जेड कितना है, एक होता है यहाँ जेड 3, 11, 19, 37 और 55। क्या जेड बढ़ रहा है या घट रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जेड तो बढ़ते जा रहा है। जेड बढ़ेगा तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा। तो मेरे ख्याल से दो टर्म आप लोग समझ गए, एक एटॉमिक साइज, दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम लोग समझते हैं मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर। तो आप बताओ, एक बार जान लो, एक कंसेप्ट, जनरल कंसेप्ट रखो। अगर ये पूरा आवर सारणी है, ये पूरा आवर सारणी है, तो राइट साइड क्या होता है, नॉन मेटल होता है, जबकि लेफ्ट साइड क्या होता है, मेटल होता है। याद रहना, जनरल कॉन्सेप्ट है। यानी मेटालिक कैरेक्टर अगर हम बात करें, पीरियड में बात कर रहे हैं, तो आप लोग बताएंगे मुझे खुद, पीरियड में जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा? अरे भाई, मेटालिक कैरेक्टर है यानी मेटल की कैरेक्टर है, तो मेटल का कैरेक्टर मेटल में ही ना पाएगा, नॉन मेटल में थोड़ी ना पाएगा। तो इधर से जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे तो मेटल कहाँ दिख रहा है, यहाँ मेटल दिख रहा है, यहाँ नॉन मेटल है। तो जाहिर सी होता है कि इधर से इधर जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाए। पीरियड का मतलब याद रखना, लेफ्ट टू राइट, पीरियड का मतलब हो गया लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। लेफ्ट टू राइट क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। जबकि हम ग्रुप की बात करेंगे, तो वहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा। तो अब देखो, यहाँ पे समझने वाला बात यहाँ ही है, समझने वाला बात तो वो नहीं था। तो ग्रुप में जब हम आते हैं तो मेरे पास एलिमेंट कौन कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम। आपने अभी देखा क्या, देखा, सीजियम की आयनन ऊर्जा क्या है, सबसे कम है। आयनन ऊर्जा का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को हटाना। आयनन ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रॉन को हटाना। ग्रुप में आयनन ऊर्जा क्या हो रहा था, सीजियम का सबसे कम था, यानी सीजियम जल्दी इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि
जल्दी ये क्या करेगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। अगर ये जल्दी इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो सबसे अच्छा मेटल होगा ये सबसे अच्छा मेटल है। आया बात समझ में? कहने का मतलब है कि आयनन ऊर्जा सबसे कम है, जल्दी इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, ज़्यादा अच्छा मेटल होगा। अब बताइए कि ग्रुप में आएंगे तो ऊपर से नीचे आएंगे ग्रुप में, तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा? मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो याद रखेंगे ये सब बातें। मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बातें लिख लीजिए कॉपी पे। मेटालिक कैरेक्टर, यहीं से दो काम हम कर लेते हैं, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर, ग्रुप और पीरियड। तो पीरियड के इस साइड मेटल, इस साइड नॉन मेटल, यानी मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है। ऊपर से नीचे आ रहे थे तो आयनन ऊर्जा का मान क्या हो रहा था? कम होता जा रहा था। सीजीएम का आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम, आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम, यानी जल्दी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ज़्यादा अच्छा मेटल होगा, यानी मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ते जाएगा। चलो इसी का उल्टा कर दोगे तो तुम्हें मिलेगा क्या? नॉन मेटालिक कैरेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर मिलेगा। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर, चलो ग्रुप में और पीरियड में। तो अब बताओ, ग्रुप में जब हम जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर, यानी इधर आपका मेटल, इधर नॉन मेटल, यानी नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है, यानी नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। ग्रुप में क्या हो रहा है? पीरियड में बढ़ता जा रहा है, इधर ज़्यादा नॉन मेटालिक, इधर कम। तो ग्रुप पीरियड में आएंगे तो ये चीज़ इंक्रीज करेगी, क्योंकि पीरियड में इधर क्या है? मेटल, इधर क्या है? नॉन मेटल। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मुझे क्या मिलेगा? नॉन मेटल, यानी नॉन मेटालिक कैरेक्टर इधर सीधे जाने पे बढ़ते जा रहा है, यानी मुझे जो वो मुझे मिल रहा है। आ रहा बस समझिए, कम से ज़्यादा हो गया। अब ग्रुप में क्या होगा? तो ग्रुप में कहीं भी आएंगे तो ऊपर वाला नॉन मेटल, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में ज़्यादा नॉन मेटल फ्लोरीन, क्लोरीन होगा। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ते जाएगा वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। याद रखिएगा, मैंने क्या बोला लाइन? लोअर एटॉमिक नंबर कहाँ है? लोअर एटॉमिक नंबर मोर नॉन मेटालिक। आया बस में? जबकि मेटालिक कैरेक्टर के लिए क्या देखना था? मेटालिक कैरेक्टर के लिए क्या देखना था? हायर एटॉमिक नंबर मोर मेटालिक। ठीक है, हायर एटॉमिक नंबर मोर मेटालिक। तो मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, आयनस एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, मेरे ख्याल से समझ में आ गए आप लोगों को। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्म देते हैं हम लोग, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड के नेचर के बारे में। तो आपके पास दो एलिमेंट मौजूद हैं, एक मेटल मौजूद है, एक एलिमेंट क्या है? मेटल, और एक एलिमेंट है नॉन मेटल। चलो देखो सर, समझो अच्छे से। मेटल का एक ऑक्साइड ले लो, एक नॉन मेटल का ऑक्साइड ले लो। चलो अब यहाँ से तुम एक ऑक्साइड लो, किसका ऑक्साइड लो? मेटल का ऑक्साइड लो। अरे मैंने क्या पेन यूज किया। और एक तरफ किसका ऑक्साइड लो? नॉन मेटल का ऑक्साइड लो। बोलो जल्दी से, ऑक्साइड में क्या अच्छा बोलेगा? ऑक्साइड क्या होता है सर?
अरे भाई ऑक्सीजन का आयन, ऑक्सीजन का आयन ऑक्साइड कहलाएगा। ऑक्सीजन का आयन क्या कहलाएगा? ऑक्साइड कहलाएगा। मेटल के साथ ऑक्सीजन को जोड़ो तो ऑक्साइड, नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन जोड़ो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्सीजन जोड़ा मेटेलिक ऑक्साइड। तो बताओ मेटेलिक ऑक्साइड का एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड है ना, और एक नीचे ले लेता हूँ पोटासियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है, कैल्शियम ऑक्साइड। चलो यहाँ ले लो एग्जांपल, यहाँ भी ले लो कार्बन का ऑक्साइड और एक ले लो सल्फर का ऑक्साइड। चलो मेटल के ऑक्साइड में भी पानी मिलाओ और नॉन मेटल के भी ऑक्साइड में पानी मिलाओ। देखो पानी मिलाने से क्या फ़र्क पड़ता है। देखो देखो जो ही तुमने पानी मिलाया तो ये कंपाउंड क्या बन गया यहाँ NaOH, और ये बना CaOH का होल ट्वाइस। एक बात याद रखना, यहाँ OH लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, देखो पहले जल्दी से, यहाँ OH लगा हुआ है। अगर OH लगा हुआ है तो ये कैसा है? बेस है। ये क्या है? बेस है। चलो यहाँ देखो H पहले कर दो तो कंपाउंड क्या बना? H2CO3। यहाँ कंपाउंड क्या बना? H2SO4। यहाँ H पहले है तो क्या हो गया? वो एसिड। तो याद रखना मेटल का ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड? बेसिक। नहीं रुको, यहाँ पे जगह नहीं है हमारे पास, ठीक है। यहाँ लिखो मेटल का ऑक्साइड यानी मेटालिक ऑक्साइड क्या होंगे? मेटालिक ऑक्साइड कैसे होंगे? बेसिक नेचर के होंगे। कैसे नेचर होंगे? बेसिक नेचर के होंगे। क्यों? अभी क्योंकि आपने देखा कि क्या बनाना है, वो मेटल का ऑक्साइड पानी में से रिएक्ट करके क्या बनाया? बेस बनाया। जबकि नॉन मेटल ऑक्साइड पानी से रिएक्ट करके क्या बनाया? एसिड बनाया। तो मेटल का ऑक्साइड कैसा नेचर का होगा? बेसिक नेचर का होगा। जबकि नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा? एसिडिक नेचर का होगा। नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसा नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का होगा। तो अब बताइए मैंने क्या जनरल आइडिया क्या दिया था कि अगर ये लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, ये हम कहाँ जा रहे हैं? लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? मेटल। और यहाँ क्या मिलेगा मुझे? यहाँ क्या मिलेगा मुझे? नॉन मेटल। तो ये बनाएगा कैसा ऑक्साइड? ये कैसा ऑक्साइड बनाएगा? बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। जबकि ये कैसा ऑक्साइड बनाएगा? एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। तो लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो बेसिक ऑक्साइड ग्रेजुअली चेंजेस टू एसिडिक ऑक्साइड। एंड नॉन मेटल का ऑक्साइड ज़्यादा एसिडिक। तो जो ज़्यादा अच्छा नॉन मेटल होगा वो ज़्यादा अच्छे एसिडिक होगा, ऑक्साइड होगा, और जो ज़्यादा अच्छा मेटल होगा वो ज़्यादा अच्छा बेसिक नेचर का होगा। आ रहा है बस में? जो ज़्यादा अच्छा मेटल होगा वो ज़्यादा अच्छा बेसिक होगा, जबकि जो ज़्यादा अच्छा नॉन मेटल होगा वो ज़्यादा अच्छा एसिडिक ऑक्साइड होगा। तो ये तो हुआ इसके बारे में। चलिए एक बात और यहाँ से, अगर हम ऑक्साइड को हम दो भागों में करते, एक मेटल के लिए ऑक्साइड चेक करते हैं। तो ऊपर से नीचे आ रहा है, मान लो हम लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम के बारे में तीन बातें। जेड इंक्रीज किया, यानी जेड क्या है इसका? मैक्स। यहाँ पर के लिए इसका जेड क्या है? मैक्सिमम है। जब जेड मैक्सिमम है तो साइज क्या होगा इसका? लार्जर होगा। साइज लार्जर होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, यानी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम। इसका मतलब सबसे अच्छा धातु यानी मेटल, सबसे अच्छा धातु यानी सबसे अधिक बेसिक।
सबसे अधिक बेसिक। आया बात समझे। जेड बहुत ही ज़्यादा, जेड बहुत ज़्यादा तो साइज बहुत बड़ा, साइज बहुत बड़ा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान। आयन से एनर्जी सबसे कम, आयन से एनर्जी सबसे कम, सबसे धातु, सबसे धातु यानी सबसे अधिक बेसिक, क्योंकि धातु ही तो बेसिक बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। सबसे अधिक बेसिक ऑक्साइड यानी बेसिक नेचर का होगा। तो ऊपर से नीचे आएंगे, सॉरी, ऊपर से नीचे आएंगे, बेसिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ऊपर से नीचे आएंगे, बेसिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बात आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर है? मैंने अभी फिर आपको बात बताया था, हायर एटॉमिक नंबर सबसे अच्छा मेटल, लोअर एटॉमिक नंबर ग्रुप में, लोअर एटॉमिक नंबर सबसे अच्छा नॉन मेटल। तो आप बताइए, तो मेटल की बात हो गई। नॉन मेटल में आइए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जेड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जेड बढ़ रहा है तो साइज भी बढ़ रहा है। तो जिसका साइज छोटा, जिसका साइज छोटा वो अच्छा नॉन मेटल, और जो अच्छा नॉन मेटल उसका ऑक्साइड बहुत अच्छा क्या होगा, एसिडिक होगा। आया बात समझ में? यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो एसिडिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एसिडिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एसिडिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो एक बार यहाँ से फिर से लिख दीजिए, नेचर ऑफ ऑक्साइड में लिखा देते हैं हम। पहला पीरियड में चलते हैं। बेसिक ऑक्साइड ग्रेजुअली changes to एसिडिक ऑक्साइड। जबकि ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुप में दो पार्ट, अगर मेटल रहेगा तो बेसिक नेचर क्या होगा, क्योंकि मेटल के लिए टर्म यूज करते हैं, बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। जबकि नॉन मेटल रहेगा तो एसिडिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। नॉन मेटल में ज़्यादा इधर से जाएंगे तो एसिडिक हो गया, ठीक है, ज़्यादा अच्छा एसिडिक नेचर ना होगा ना, तो बेसिक नेचर। एक मिनट, सॉरी गलत हो गया था, एक मिनट। ये एसिडिक नेचर क्या होगा, ये एसिडिक नेचर यानी एसिडिक नेचर वही होगा जो जल्दी से अपना H+ रिलीज करेगा, तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। क्योंकि फ्लोरीन बहुत ही छोटा है, H को काफ़ी अच्छे से स्ट्रांगली पकड़ेगा, ये H को स्ट्रांगली कुछ पकड़ेगा, ये H को पकड़ेगा, ये H को पकड़ेगा। तो यहाँ पे H और I के बीच का जो स्ट्रेंथ है वो साइज के बढ़ने के कारण स्ट्रेंथ क्या हो गया, पुअर हो गया है। अब पुअर हो गया है तो ज़्यादा अच्छा एसिडिक होगा, तो एसिडिक नेचर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एसिडिक नेचर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नेचर ऑफ ऑक्साइड, आयनेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज कंप्लीट। लास्ट टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब हम ओरली समझ जाते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
किसी भी इलेक्ट्रॉन को पे निगेटिव, किसी भी एलिमेंट में जो निगेटिव चार्ज आता है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। एलिमेंट नेगेटिव किसके पास आएगा? मेटल की नॉन मेटल, नॉन मेटल पे। तो नॉन मेटल आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और मेटल क्या होगा? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। याद रखना ग्रुप की बात, जितना ज़्यादा साइज छोटा उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितना ज़्यादा साइज छोटा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला प्रॉपर्टी ग्रुप में क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। जबकि पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्यों पीरियड में इंक्रीज करेगा बोलो? क्योंकि पीरियड की वही बात, पीरियड में इधर से इधर जाते हैं, ये लेफ्ट है ये राइट है, ये और लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट में क्या होता है यहाँ पर? लेफ्ट में मेटल और राइट में नॉन मेटल, राइट में नॉन मेटल। तो मेटल हो गया, तो मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? हमेशा लो होगा। मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? लो होगा। जबकि नॉन मेटल है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? हाई होगा। क्योंकि नॉन मेटल है नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज उस पर आएगा जो कि नॉन मेटल होगा, तो नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा, मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। इसी कारण पीरियड में क्या होता है? ये वाला फैक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करते जाता है। जबकि ग्रुप में साइज छोटा होने पर, मैंने फिर से लाइन लिखो, स्मॉलर साइज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्मॉलर साइज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। एक मिनट देख लेता हूँ, एक मिनट बाबू। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पी ब्लॉक एलिमेंट। तो चेक करेंगे आप लोग, तो मैग्नीशियम कहाँ पाएंगे? मैग्नीशियम एस ब्लॉक में पाया जाएगा। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कॉपर आपको कौन सा ब्लॉक पे दिखेगा? डी ब्लॉक में दिखेगा। कॉपर कौन से ब्लॉक पे दिखेगा? डी ब्लॉक पे दिखेगा। सिल्वर कौन से ब्लॉक पे दिखेगा? डी ब्लॉक पे दिखेगा। जबकि बोरॉन कौन से ब्लॉक पे दिखेगा? वो पी ब्लॉक पे दिखेगा। बोरॉन कौन से ब्लॉक पे दिखेगा? वो पी ब्लॉक पे दिखेगा। तो बोरॉन का आपको मेंबर देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चल जाएगा 1:2:2p1। पी कहाँ है? पी में गया है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो पी कहाँ हो गया? पी ब्लॉक में हो गया। यानी आंसर इज पी ब्लॉक। इसे वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल्स आर फाउंड इन विच ब्लॉक। देखो देखो बच्चा, देखो 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 लिखा है ये बात कि नहीं? देखो 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 जल्दी से पी ब्लॉक क्या लिखा है मैंने? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। कौन से ब्लॉक में? पी ब्लॉक में। चलो प्रीवियस जाओ जल्दी से, प्रीवियस क्वेश्चन को देखो, क्या वो क्वेश्चन आपके बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इन विच द मॉडर्न पीरियड मेटल, मेटलॉइड आर फाउंड इन विच ब्लॉक? आंसर इज पी ब्लॉक। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने अभी एक लाइन, सुंदर लाइन में क्या लिखा? देखो यहाँ पे, जस्ट पीछे जाओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने क्या लिखा? हे देखो इधर आओ, जल्दी जल्दी जल्दी, कहाँ गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव मैंने क्या लिखा? अ स्मॉलर साइज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अ स्मॉलर साइज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो अब बताइए, कार्बन, आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम का 32, टीन का 50। ये सभी क्या है? इसके एटॉमिक नंबर हैं। तो सबसे कम एटॉमिक नंबर कौन है? कार्बन। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द मॉडर्न पीरियड टेबल विच वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड द मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? बोलो,
अक्रॉस ए पीरियड मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, पीरियड में लेफ्ट साइड क्या है, मेटल है, राइट साइड क्या है, नॉन मेटल है। तो भाई लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर मिलने के चांसेस बढ़ेंगे या घटेंगे, घटेंगे। यानी क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करता तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट यानी नॉन मेटल मिलने के चांसेस लेफ्ट टू राइट जाने पर यानी राइट जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटल मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि राइट साइड क्या होता है, नॉन मेटल होता है, और लेफ्ट साइड क्या होता है, मेटल होता है। चांसेस क्या होंगे, बढ़ने लगेंगे, चांसेस क्या होंगे, बढ़ने लगेंगे। यानी लेफ्ट टू राइट क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, जबकि मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है। तो हमारा क्वेश्चन है कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज या डिक्रीज, आंसर इज डिक्रीज। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट है द हाइएस्ट एटॉमिक रेडियस। क्या क्वेश्चन पूछा आपसे कि एटॉमिक रेडियस किसका ज़्यादा होगा। तो मैंने क्वेश्चन क्या कहा था एटॉमिक रेडियस के बारे में, जेड बढ़ेंगे तो साइज भी बढ़ेंगे। चलिए बोलिए, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोरॉन का 5, एल्युमिनियम का 13, गैलियम का 31, इंडियम बीच में आया, ठीक है 49, 50 में 32, 79। फिर से चेक कर लेते हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरॉन का 5, 13, 18, 50, 32, 11, 9, 2, इक्यासी। क्या होंगे यहाँ पे, 81 होंगे। अब बताइए सबसे बड़ा साइज किसका होगा एटॉमिक रेडियस। मैंने कहा जिसका जेड बड़ा उसका साइज भी बड़ा। जेड किसका ज़्यादा, थैलियम का ज़्यादा, थैलियम का साइज बढ़ गया। सभी क्वेश्चंस आपके पढ़ाए हुए टॉपिक से हैं या नहीं हैं, मेरे ख्याल से सभी टॉपिक आपके पढ़ाए हुए टॉपिक से मैच कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को पीरियड टेबल से एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, चाहे वो क्वेश्चन ट्रेंड से हो, चाहे वो क्वेश्चन ग्रुप पीरियड से हो, चाहे वो क्वेश्चन कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म मैंने लिखाए हैं। ठीक है, गुड बाय ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। तो अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, जिसमें आप लोगों को पीरियड टेबल पूरा मैंने कंप्लीट कर रखा है। चलिए।